अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल हसन कैम खानी है। आप लोग देख रहे हैं SSG के टीवी। आज की वीडियो में भी मैं एक पर्सनालिटी के बारे में बात करूंगा। वो पर्सनालिटी है मेरे दिल के बड़े करीब, मतलब हर मुसलमान के दिल के करीब होंगे, हर पाकिस्तानी के दिल के करीब होंगे। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन शख्सियत के बारे में जिन्होंने ख्वाब देखा पाकिस्तान का। हम बात करने वाले हैं अल्लामा इकबाल के बारे में। बोलते हैं ना, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, कायदे आज़म ने उसको बनाया पाकिस्तान, यानी ताबीर की कायदे आज़म ने पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के ख्वाब को पूरा किया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं अल्लामा इकबाल की उनकी पैदाइश से। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट इंडिया ब्रिटिश में पैदा हुए। यानी इंडिया उस वक्त ब्रिटिश का था, तो इसलिए हम ब्रिटिश कहेंगे, ठीक है। इंडिया ब्रिटिश सियालकोट में पैदा हुए। अपनी वहीं से अल्लामा इकबाल ने बेसिक तालीम सियालकोट के ही मदरसे से हासिल की। उनके वालिद साहब ने उनको मदरसे में दिलवाया। अच्छा, मदरसे में आप तालीम हासिल कर ही रहे थे। जो मदरसे में अल्लामा इकबाल के जो उस्ताद थे, उन्होंने उनके वालिद साहब को रिक्वेस्ट करके कहा कि मदरसे की जब ये तालीम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इन्हें आला तालीम के लिए लाहौर यानी शहर में भेजिएगा, ताकि क्योंकि अल्लामा इकबाल एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, पढ़ाई में मतलब काफ़ी शौकीन था। यानी शायरी, छोटी मोटी शायरियाँ तो अल्लामा इकबाल अपनी बचपन की में ही कर लेते थे। तो यानी शायरी का जो उनका है ना, वो शुरू से बचपन से अल्लामा इकबाल के अंदर शौक़ था पोइट्री का। अच्छा, मैं बताऊँगा फिर आगे, पोइट्री की बात भी छोड़ूंगा, लेकिन पहले ये बात कंप्लीट कर लूँ। फिर उनके वालिद साहब ने, जब उनकी मदरसे से सियालकोट से तालीम कंप्लीट हुई, तो उनके वालिद साहब ने उनको लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में एजुकेशन के लिए भेजा। लाहौर से अल्लामा इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एजुकेशन हासिल की। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एजुकेशन हासिल कंप्लीट करने के बाद आला तालीम के लिए अल्लामा इकबाल यूरोप गए। यूरोप से अल्लामा इकबाल ने एजुकेट यानी वकालत की पढ़ाई हासिल की, कंप्लीट की, वकालत की पढ़ाई कंप्लीट करी, PhD कंप्लीट की। PhD कंप्लीट करने के बाद अल्लामा इकबाल ने यूरोप में ही अपनी प्रैक्टिस का स्टार्ट कर दी, क्योंकि एडवोकेट यानी एक बैरिस्टर बने थे, वकील बने थे, तो वहीं पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। प्रैक्टिस वहाँ पे काफ़ी टाइम की। उसके बाद अल्लामा इकबाल वापस इंडिया आए। इंडिया लाहौर हाई कोर्ट में अल्लामा इकबाल ने प्रैक्टिस की, एज आ वकील प्रैक्टिस की अल्लामा इकबाल ने। अच्छा, अब इस पोस्ट को यहीं रोक देता हूँ। अब मैं बताता हूँ अल्लामा इकबाल की मशहूर होने की वजह, यानी शख्सियत होती है ना, एक मशहूर होने की शख्सियत होती है कि भाई एक क्रिकेटर है तो इमरान खान है तो वो क्रिकेटर की वजह से मशहूर है। इस तरह अल्लामा इकबाल को मशहूर होने की वजह, मशहूर होने की जो उनकी शख्सियत की जो मतलब शख्स जो मशहूर हुआ है उसकी ये पोइट्री, यानी अल्लामा इकबाल एक शायरियाँ करते थे बहुत। यानी उनको किसी से कन्वर्सेशन, यानी मुसलमानों को कोई पैगाम देना होता था, यानी अपने लोगों को कोई बात करनी होती थी, तो एक शायरी के थ्रू बात करते थे, पोइट्री के थ्रू बात करते थे। तो अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ भी कहा जाता है, कि यानी पूरे मशरिक़ का शायर कहा जाता है अल्लामा इकबाल को। ये खिताब भी अल्लामा इकबाल को मिला है। तो शायरी की इससे बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि पोइट्री थे, एक राइटर थे, शायरियाँ लिखते थे अल्लामा इकबाल। अच्छा, अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। वकील लाहौर हाई कोर्ट से की। अच्छा, कर रहे थे, जब प्रैक्टिस कर रहे थे उस दौरान गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रोफेसर ने अल्लामा इकबाल से रिक्वेस्ट की कि आप कुछ टाइम के लिए, यानी एक दिन में कुछ टाइम निकाल के आप हमारे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के कुछ स्टूडेंट को भी एजुकेशन दें, कि आप उनको भी लेक्चर्स दिया करें। क्योंकि अल्लामा इकबाल, और एक बात, अल्लामा इकबाल 3 ज़बानों में शायरियाँ करते थे, उर्दू, फ़ारसी और अरबी। इन 3 ज़बानें अल्लामा इकबाल को आती थी, तो इन 3 ज़बानों में अल्लामा इकबाल की शायरियाँ ज़्यादा होती थी। और अल्लामा इकबाल की 90% शायरियाँ, 99% शायरियाँ मुसलमानों के लिए होती थी। 90% नहीं, 99, एक कोई परसेंट होती होगी, लेकिन 99% मुसलमानों के लिए शायरियाँ करते थे अल्लामा इकबाल, पोइट्री करते थे। अच्छा, तो फिर उन्होंने कुछ टाइम, अल्लामा इकबाल ने उनकी रिक्वेस्ट पे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में लेक्चर्स दिया, लेकिन टाइम नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने टाइम अरेंज करके उनको दिया। लेकिन कुछ टाइम अल्लामा इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अपना क्या कहते हैं लेक्चर दिया, लेकिन फिर मसरूफियत ज़्यादा बढ़ गई, और आपको पता है एज ज़्यादा हो जाती है तो तबीयत में भी थोड़ी सी हो जाती है इंसान। तो फिर अल्लामा इकबाल ने वहाँ से लीव ले ली। अब अल्लामा इकबाल अपनी स्किल से तो मुसलमानों को, राइटिंग की स्किल से तो सर्व कर रहे थे, यानी एक शायर थे तो शायरियों से तो मुसलमानों को सर्व कर रहे थे। तो अल्लामा इकबाल ने सोचा कि क्यों ना मैं प्रैक्टिकली भी मुसलमानों को सर्व करूं, यानी वो भी एक अपनी राइटिंग स्किल से सर्व कर रहे थे कि मुसलमानों के लिए शायरियाँ, पोइट्रियों में मुसलमानों से बात कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं प्रैक्टिकली भी मुसलमानों को सर्व करूं। अच्छा, इस बात को मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूं। मैं कुछ 2-3 शायरियाँ जो मेरी खुद की पसंदीदा हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सुनाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, मैं आपको सुनाता हूँ पहले 2-3 शायरियाँ, फिर हम इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपने किरदार पे पर्दा डाल के इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। अपने किरदार पे पर्दा डाल के इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। बहुत डिटेलिंग है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग बात। अल्लामा इकबाल की शायरी का ये मकसद था कि 2 लाइन की शायरी में इतनी डिटेलिंग बात कर देते कि मतलब इंसान सोचने में पड़े है। एक और मैं आपको सुनाता हूँ। सोने दो अगर वो सो रहे हैं, ग़ुलामी की नींद, हो सकता है वो ख्वाब
आज़ादी का देख रहे हूँ। इसमें भी कितनी डिटेलिंग है, सिर्फ 2 लाइन की शायरी है। डिटेलिंग इतनी है कि मैं अगर बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैं आपको एक और सुना देता हूँ। मोमिन का वो अंदाज बाकमाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। मतलब हमारी कौम का इकबाल खो गया है, हमारी कौम का सही में इकबाल खो गया है। एक और आप मेरे से लास्ट सुन लो, फिर उसके बाद हम बात को कंटिन्यू करते हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। ये आजकल के नौजवानों के लिए मोटिवेशन शायरी है। ये जो शायरी मोटिवेट करेगी कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। बड़ी डिटेलिंग में है, मतलब अगर मैं डिटेलिंग करने बैठ गया तो हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो ये 2-3 मतलब काफ़ी हैं, मैं अभी और बोलूँगा तो वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ छोड़ा, अल्लामा इकबाल ने प्रैक्टिकली मुसलमानों को सर्व करने का सोचा। तो अल्लामा इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी को ज्वाइन किया, जो उस वक्त की मुसलमानों की एक पार्टी, पॉलिटिक्स पार्टी थी। उसमें एज अ पॉलिटिशियन ज्वाइन किया, काफ़ी टाइम सर्व किया मुसलमानों की जद्दोजहद के लिए। अल्लामा इकबाल करते रहते थे अपनी शायरी की थ्योरी भी, और वैसे प्रैक्टिकली भी मुसलमानों के लिए वर्क करते रहते थे। अच्छा, वर्क कर रहे थे उसी दौरान एक 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इंडिया के शहर इलाहाबाद में एक सालाना इवेंट हुआ। उस इवेंट से अल्लामा इकबाल ने ख़िताब किया। अच्छा, इससे पहले अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए कोई अलग रियासत की बात नहीं की थी। तो ये फर्स्ट टाइम 1930 में अल्लामा इकबाल ने इस बात को ज़ाहिर है अपने ख्वाब को बताया कि हमें करना चाहिए मुसलमानों के लिए कुछ। तो अल्लामा इकबाल ने उस खिताब में कहा कि हमें मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत बनानी चाहिए, ताकि मुसलमान उसमें आज़ादी से उस रियासत में रह सकें और अपने मुल्क में, मतलब आज़ादी से, मतलब जैसे अब जाहिर सी बात है इंडिया ब्रिटिश का है, फिर वो ब्रिटिश वाला दौर चल रहा था, आपको पता है गुलामी रहती है, जाहिर सी बात अंग्रेज़ है तो अपनी गुलामी रखेंगे ना अपने गुलामों को। तो इस वजह से उन्होंने इस बात को इजहार किया, लेकिन उस टाइम किसी ने इतना सीरियस नहीं लिया अल्लामा इकबाल की इस बात को। तो लेकिन अल्लामा इकबाल ने जब वो बात कह दी थी, यानी 1930 में अल्लामा इकबाल ने अपनी बात जाहिर कर दी थी कि हमें मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत बनाना चाहिए। उसके बाद अल्लामा इकबाल की तबीयत दिन ब दिन नासास होती रही, ख़राब होती रही, तबीयत में बेहतरी ना आई, और अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में इंतकाल कर गए। एक आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के दुआए मग़फ़िरत करना अल्लामा इकबाल के लिए। हमारी कौम के हीरो हैं, हमारी कौम की पहचान है, और हमारे लिए फ़ख्र है कि अल्लामा इकबाल का मज़ार हमारी इस कंट्री यानी हमारे इस मुल्क में है। हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह जिन्होंने अल्लामा इकबाल ने जितना मुसलमानों को सर्व किया है, अल्लाह उस सर्व करने को उनको कबूल फरमाए, उसका अजर उनको उनकी कब्र में अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लामा इकबाल की तदफीन लाहौर में बादशाह मस्जिद के बिल्कुल सामने उनका मज़ार है, मतलब तदफीन जहाँ पे उनकी कब्र है वो बिल्कुल बादशाह मस्जिद के बिल्कुल सामने या बराबर में ऐसे कुछ है। अल्लामा इकबाल की वहीं लाहौर में तदफीन की गई, और हमारे लिए बड़ा एजाज़ है कि वो अल्लामा इकबाल की कब्र जब पाकिस्तान अलग हुआ, एक अलग रियासत बना, तो वो हमारे कंट्री में आया। हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है अल्लामा इकबाल के लिए, अल्लामा इकबाल का इसका। अच्छा, 1938 में अल्लामा इकबाल इंतकाल कर गए। अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, तो अब देखो कहाँ शुरू हो रहा है। 23 मार्च 1940 को लाहौर मीनार पाकिस्तान में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, यानी एक इस्लामी जमहूरिया, एक रियासत, मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत बनाने के लिए एक करारदाद पेश की गई 23 मार्च 1940 को, यानी 38 में इंतकाल हुआ, 1940 को करारदाद पाकिस्तान। क्योंकि अल्लामा इकबाल का ख्वाब हो रहा था कि उनके जहन में हो रहा था यार हमें बनानी चाहिए मुसलमानों की रियासत। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, तो जाहिर सी बात है कायदे आज़म और उनकी टीम मेंबर लगे हुए थे। तो 1940 को 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, जो कि बड़ी मतलब मुसलमानों की मेहनत से और मुसलमानों की हामी से उस करारदाद को मंजूर की गई कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत बनानी चाहिए जिसमें मुसलमान अलग कंट्री में आराम से रहें। और ज़्यादा मेहनत के बाद, कायदे आज़म और उनकी टीम की मेहनत के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग रियासत बनाया गया, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। मैं पाकिस्तान बोलूँगा क्योंकि रियासत एक अलग, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया, जो मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत है, जो कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल और उनकी टीम की मेहनत के बाद आज ये मुल्क पाकिस्तान हमें हमारे पास है। अगर वो भी इस चीज़ को सोच लेते कि यार हम क्यों करें, हम अपनी फैमिलीज़ को देख के बैठें, तो शायद ये पाकिस्तान नहीं होता। अच्छा, मेरा सिर्फ बताने का मकसद क्या है आपको, इनकी इतनी मेहनत का मकसद क्या है, हम इस वक्त क्या कर रहे हैं अपनी कंट्री के साथ, हमें सोचने की ज़रूरत है। एज अ सिटीज़न हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को छोड़ें, हम पॉलिटिशियंस को छोड़ें, हम खुद देखें हम क्या कर रहे हैं। हमें खुद सबक लेने की ज़रूरत है। हमें अपने रोड को क्लीन रखने की ज़रूरत है। जैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं ना, वैसे ही अपने इस मुल्क को भी, इस शहर को भी, इस गलियों को भी साफ़ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका मुल्क है, ये आपका शहर है, ये आपकी गलियाँ हैं। तो आप रह रहे हो तो आपकी है ना। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियन को तो छोड़ें, हम नहीं चाहते उन पर, लेकिन अपने आप को कम से कम
प्रेजेंट तो करें ना मुल्क के लिए। उन्होंने अपनी स्किल्स यूज़ किया, अल्लामा इकबाल ने अपनी क्या कहते हैं पोइट्री की स्किल्स से मुसलमानों को सर्व किया, प्रैक्टिकली मुसलमानों को सर्व किया और एक अलग कंट्री बना के दिया कायदे आज़म ने मुसलमानों को। तो हमें कदर करनी चाहिए, इस मुल्क की बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया है पाकिस्तान, हमें इस मुल्क का एहतराम करना चाहिए, इस मुल्क के कवानीन पर अमल करना चाहिए। तमाम अफसरानों से भी कहता हूँ, जितने भी गवर्नमेंट बड़े छोटे सब अफसरानों से भी कि खुदारा हाथ जोड़ता हूँ, मुल्क के साथ लॉयल्टी से जॉब करो। अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिसर हो, ईमानदारी से जॉब करो, बड़ी मेहनत से हासिल किया गया है। आपकी करप्शन की वजह से पूरा मुल्क बेड़ा गर्क होता है। अगर मतलब मिसाल के तौर पे अगर हमारे जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफिसर वो स्ट्रिक्ट हो जाए ना, तो मुल्क में सारे कानून अमल हो सकते हैं, तमाम कानूनों पर अमल किया जा सकता है। क्योंकि देखो और मुल्कों में भी तो अमल हो रहा है ना, वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के ऑफिसर्स अमल करवा रहे हैं तभी हो रहा है। अब आवाम तो तुम्हें पता है जैसी होगी वैसी होगी, लेकिन जब तक हुक्मरान या एज आ ऑफिसर या कोई एक्शन बड़ा एक्शन लेगा ना कि हाँ भाई, बीच में कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस कितनी सख्ती लग गई थी, लॉकडाउन लगा दिया था गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने, तो निकलते थे कोई बाहर, किसी की मजाल नहीं होती थी बाहर निकलने की, कि पुलिस और रेंजर्स आर्मी खड़ी हुई होती थी डंडे लेके कि निकलो तुम्हें बताएं। फिर तब कानून पे अमल हो रहा था ना, तो यानी अमल हो सकता है अगर अमल कराने वाले हों। तो हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं गवर्नमेंट अफसरान अगर कोई वीडियो देख रहा तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपनी सीट के साथ, अपनी जॉब के साथ लॉयल लो। प्राइवेट में जैसे करते हो वैसे ही गवर्नमेंट को करो कि मैं सर्व कर रहा हूँ पाकिस्तान को, मेरे लिए, बल्कि तुम अपने आप को बड़ा एजाज़ समझो कि मैं पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहा हूँ। सोचने की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने इस मुल्क की कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क के लिए इसलिए नहीं दी कि हम इस मुल्क को वापस गुलामी की तरफ धकेलें, वापस अंग्रेज़ों की गुलामी की तरफ धकेलें। हमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं बोल रहा, बातों में अगर ज़्यादा बातें बोलूँगा तो लोगों को हो सकता है बुरी भी लग जाए। तो इसलिए एक और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के, एक दफ़ा अल्लामा इकबाल को और एक दफ़ा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो है मग़फ़िरत करना। अल्लाह उन दोनों को गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए सर्व किया अल्लाह उसका अजर उनको उनकी कब्र में अता फरमाए। मुसलमानों के लिए जो सर्व किया उसका अजर उनकी कब्र में अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सोचने की ज़रूरत है। जितनी भी मैंने बातें बोली हैं, बताने का मकसद सिर्फ अल्लामा इकबाल की हिस्ट्री इसलिए था कि जब वो भी सर्व कर सकते हैं, वो अगर वो नहीं सोचे अपनी फैमिली के लिए, तो हमें भी इस मुल्क के लिए सोचने की ज़रूरत है, एज अ सिटीज़न भी, एज अ पॉलिटिशियन भी और एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लामा इकबाल पाइंदाबाद।